इंद्रेश गुप्ता स्वागत करता हूँ सभी का। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज की क्लास है आप लोगों के लिए, क्लास 10th और यूपी बोर्ड के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ यूपी बोर्ड के लिए है, जो भी बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं, क्योंकि इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ हिंदी का है। जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं और चाहते हैं कि क्लास को इंग्लिश में पढ़ाया जाए, मतलब आप लोगों के लिए पढ़ाया जाए, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जिसके लिए आप लोगों तक प्रोवाइड कर दिया जाएगी। आज का सेशन पहले चैप्टर का है, यूपी बोर्ड जो केमिस्ट्री का है। पहला चैप्टर यूपी बोर्ड केमिस्ट्री का चैप्टर 1। इसमें के 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। आज 5वां लेक्चर है, जो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज के सेशन में अगर 4 क्वेश्चन 5 कम से कम समझाए जाएंगे, इसमें से एक बोर्ड पेपर में ना आए, तो आप लोग चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, ये मेरा दावा है। ठीक है। उपचयन और अपचयन, रेडॉक्स अपक्रिया जैसे कि, ठीक है, इसमें से अगर आपका 1 नंबर या 2 नंबर, कम से कम 1 या 2 नंबर ना कंप्लीट हो, तो आप जरूर बताना, ठीक है। क्योंकि इतने दिन इतने साल पढ़ाते हुए हो गए, इतना तो कॉन्फिडेंस हो ही गया। तो आज क्वेश्चन 4 आप पढ़ोगे लगभग, उपचयन अपचयन, यानी कि जिसको उपचयन भी पढ़ोगे अपचयन भी पढ़ोगे, रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है भी पढ़ोगे, उपचयक तथा अपचयक क्या होता है, संक्षारण क्या होता है, विकृत गंधिता क्या होता है, सबसे बचाव क्या होता है, इनसे लाभ क्या होते हैं, इनसे हानि। तो बिना किसी देरी किए हुए आप लोगों से कुछ थोड़ा सा कहना है कि अब नहीं सीखा तो कभी नहीं सीख पाओगे, आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। ठीक है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 90 दिन बचे। आज 31 डेट है, नवंबर कल से स्टार्ट हो रहा है। नवंबर कल से स्टार्ट हो रहा, अक्टूबर का आज लास्ट डे है। कल से आपको खाना शाम को कम खाना है, पढ़ाई ज़्यादा करना है। ठीक है, मतलब चावल नहीं खाना, रोटी खाना, तो यानी कि आपको नींद नहीं लगेगी। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चा। उपचयन और अपचयन अपक्रियाएं क्या होती हैं? तो उपचयन वो होता है ऐसी अपक्रियाएं जिसमें किसी पदार्थ में, मतलब कोई अपक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ क्या कहता है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन का ह्रास हो, मतलब हाइड्रोजन की कमी हो। इसके पहले का सेशन आप देख लेना, तभी ज्यादा समझ में आएगा। ऑक्सीजन की वृद्धि हो मतलब वो बढ़ जाए, या हाइड्रोजन का नुकसान हो, वहां पर क्या होता है, उपचयन होता है। क्या होता है? उपचयन। अब यहाँ पर Cu कॉपर होता है, इसके और इसमें ऑक्सीजन से क्रिया करता है। तो ऑक्सीजन से जब क्रिया करता है तो इसका ऑक्सीजन यहाँ पर उठ करके आ जाता है, तो ये बन जाता है CuO। तो यहाँ पर इस वाले पदार्थ में, कॉपर वाले पदार्थ में क्या हुआ, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई। ऑक्सीजन की वृद्धि हुई यानी कि क्या हुआ, उपचयन हुआ है। एक चीज हो जाए, या तो फिर ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए, या तो फिर हाइड्रोजन का नुकसान हो जाए, उसी को कहते हैं उपचयन। तो आपको परिभाषा भी याद रखना, कि रखना पड़ता है बच्चा पेपर में। ऐसी क्रियाएं जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन का नुकसान हो या कमी हो, इसे क्या कहते हैं, उपचयन अपक्रिया कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इसका ये भी याद रखना कि कैसे अपक्रिया को बनाया गया, मतलब Cu खाली होता है पहले और ऑक्सीजन O2 ही होता है। ठीक है, इसको जब बनाया जाता है तो क्या होता है, 1 मिनट। जब इसको बनाया जाता है तो इसमें CuO लिखा जाता है। ले ये कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला है, ठीक है। बट यहाँ पर O2 में 2 लगा, तो यहाँ पर 2 हम लगा नहीं सकते, इसलिए O2 यहाँ पर लगा देंगे। अब Cu अकेला था तो बाद में 2 लगाते हैं, ठीक है। ये अपक्रिया कुछ इस प्रकार संतुलित होती है, तो संतुलित करने को भी इसी को कहते हैं। ओके। अब अपचयन क्या होता है? तो ऐसी अपक्रियाएं जिसमें किसी पदार्थ में, ऐसी अपक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऐसा है जिसमें ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इसका उपचयन का उल्टा, उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती थी, अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन की वृद्धि हो, वो अपचयन कहलाता है। ठीक है ना। यहाँ पर जैसे कि Cu है, कॉपर ऑक्साइड पहले से, कॉपर ऑक्साइड पहले से है, ये सूत्र होता ही है। और हाइड्रोजन गैस के साथ जब क्रिया करता है तो ये Cu अलग हो जाता है, Cu, और इसका जो O मिल इसके H2 के साथ मिलकर के क्या बनाता है, जल बनाता है। अब देखते हैं कि अब क्रिया संतुलित है, तो ये संतुलित नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर संतुलित है, ये संतुलित है। इसमें आप 2 ना लगाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ भी 2 लगा, यहाँ भी 2, कोई दिक्कत नहीं आप, ठीक है ना। ये भी संतुलित है, क्योंकि इसमें भाई तो हमारे पदार्थ हैं, इनके परमाणु की संख्या बराबर है, ठीक है, अणुओं की संख्या। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रेडॉक्स अपक्रिया। ऐसी अपक्रिया जिसमें दोनों चीजें होती है, उपचयन भी होता है और अपचयन भी होता है। मतलब एक तत्व क्या करता है, ऑक्सीजन का, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है, मतलब यहाँ से नुकसान हो जाता है ऑक्सीजन का, ठीक है। इस पदार्थ में, कॉपर ऑक्साइड वाले पदार्थ में ऑक्सीजन की क्या हुई है, नुकसान हुआ है। और हाइड्रोजन की क्या हुई है, यहाँ हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का क्या हुआ, 1 मिनट। कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन चला गया,
तो ये क्या हो गया, जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो क्या होता है, उपचयन होता है ऑक्सीजन की वृद्धि, और ऑक्सीजन इसमें से चला गया यानी कि अपचयन हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, अपचयन। और हाइड्रोजन में क्या हुआ, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, तो एक पदार्थ उपचयन कर रहा है, एक पदार्थ अपचयन। उपचयन कौन सा कर रहा है, ये कर रहा है अपचयन, ये कर रहा है उपचयन। ऐसी क्रियाएं जिनमें उपचयन अपचयन दोनों चीजें होती हैं वो रेडॉक्स या उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। मतलब कभी कभी देता है उपचयन अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप समझोगे कि अलग अलग परिभाषा लिख दें, नहीं ऐसा नहीं। ऐसी अपक्रिया लिखना है, परिभाषा में क्या लिखना है, ऐसी अपक्रिया जिसमें एक पदार्थ उपचयन एक पदार्थ अपचयन करता हो या अपचयित होता हो, उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। मतलब पेपर में रेडॉक्स अपक्रिया पूछता है और कभी कभी पूछता है कि उपचयन अपचयन अपक्रिया कौन सी होती है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। एग्जाम्पल इसका समझ लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट ज्यादा है। यहाँ पर मैग्नीज ऑक्साइड था, इसका ऑक्सीजन जो है किसके साथ चला जाता है, एच के साथ मिलकर के जल बना लेता है, तो इसीलिए जो है यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हुआ, नुकसान हुआ। तो ऑक्सीजन का जब नुकसान होता है तो अपचयन होता है। यहाँ पर क्या हुआ है, हाइड्रोजन के साथ मिल करके ये जल बना लेता है, तो यानी कि इस वाले पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई है और इस वाले पदार्थ में ऑक्सीजन का नुकसान हो गया, तो ये हो गया अपचयन, ये हो गया उपचयन। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा और एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये CuO है, ठीक है, वही वाले फार्मूले हैं, बस इनको थोड़ा सा बताया गया है। CuO है, यहाँ पर ऑक्सीजन इसके साथ का जो था वो उड़ गया यहाँ से, तो ये क्या हो गया, अपचयन हो गया। और हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन मिल जाता है इसलिए उपचयन। तो जब ऑक्सीजन चला जाता है तो अपचयन, ऑक्सीजन आ जाता है तो थोड़ा सा एक जैसे शब्द होते हैं। मैग्नीज ऑक्साइड जो है मैग्नीज क्लोराइड बनाता है और जल बनाता है, क्लोरीन गैस को बाहर कर देता है। ये मैंगनीज ऑक्साइड क्या करता है, अपचयन करता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, उपचयन, क्योंकि इसमें वो ऑक्सीजन की क्या हुई, वृद्धि हुई। ठीक है, चलिए, ये आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल इसमें है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, ये ब्रोमीन के साथ क्रिया करता है तो सल्फर और हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनाता है। ठीक है, आप क्रियाएं भी बनाने को भी आता है, अगर आपको क्रिया बनाना नहीं आता है तो आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, इसके पहले हमने अपक्रियाओं को बनाने को बताया। ठीक है, बाकी जुड़ते रहिए, आगे से जो भी अपक्रियाएं आएंगी आप सीखते रहेंगे। ठीक है ना, अगला इसका क्वेश्चन है, ये तो रेडॉक्स हो गया और उपचयन अपचयन तीन अपक्रियाएं हो गई। रेडॉक्स अपक्रिया आपने समझा, उपचयन अपचयन अलग अलग समझा, ठीक है, एक उदाहरण समझे। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उपचायक तथा अपचायक क्या होते हैं। तो बच्चा, उपचायक मतलब उपचयन में, अभी देखो, जिन पदार्थों की सहायता से उपचयन होता है, चयन वाली क्रिया में जिन पदार्थों की सहायता से उपचयन होता है उन्हें उपचायक कहते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन, भाई उपचयन में ऑक्सीजन ही तो सहायता करता है। ओजोन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब क्या होते हैं, उपचयन की सहायता करते हैं, मतलब उपचयन करने में सहायता करते हैं, इसीलिए इनको उपचायक कहते हैं। और जिन पदार्थों की सहायता, मतलब ऐसा पदार्थ जो अपचयन में सहायता करता है वो अपचायक कहलाता है। जैसे कि हाइड्रोजन गैस, एच अभी बताया था ना, जो अपचयन होता है उसमें हाइड्रोजन गैस की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है। कार्बन हो गया C, कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है, ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 होता है। ओजोन गैस का सूत्र क्या होता है आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ठीक है, ये है क्या, उपचायक, ये क्या है, उपचायक। ठीक है, ये वीडियो मतलब छोटा रहेगा लेकिन क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं, इसलिए देख लेना पूरा। ठीक है ना, आपने समझा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जिसमें ऑक्सीजन हो गया, ओजोन, क्लोरीन, ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं हाइड्रोजन, कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने, संक्षारण क्या होता है। ये भी बच्चा आता है, लगभग 4 नंबर का क्वेश्चन आता है संक्षारण। तो इससे होने वाली हानियां क्या होती हैं, तो अभी पढ़ेंगे आप लोग। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल या आर्द्रता, आर्द्रता मतलब नमी के संपर्क में आती है तो वो संक्षारित हो जाती है। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास ये लोहे की रॉड है और ये जो है अम्ल, अम्ल मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जैसे हो गया, या नमी के संपर्क में आ जाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में क्या नमी नहीं है, पानी भी है यहाँ पर, ठीक है, और ऑक्सीजन तो होता ही है, तो उनके संपर्क में जैसे ही आता है वो संचारित हो जाती है। संचारित होने की यह प्रक्रिया संचारण कहलाती है। मतलब कि उसमें जब जंग लग जाती है तो जंग लगने को संचारित कहते हैं, और लेकिन जंग लगने की इस प्रक्रिया को या संचारित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संचारण कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर दो क्वेश्चन बन रहे हैं, संचारित मतलब जंग किसको कहते हैं और जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है ना, जंग जो होती है मतलब जंग लग जाती है उसे संचारित कर, लेकिन जंग लगने की प्रक्रिया वो संचारण। जैसे कि लोहे पर जंग लगना, चांदी के बर्तनों
सिक्कों मूर्तियों आदि पर काले रंग की परत चढ़ना। यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है कि काले रंग की परत किस पर चढ़ती है? तो चांदी के बर्तनों पर, ना कि तांबे के बर्तनों। तांबे पर क्या होता है? हरी परत जमती है। हरी परत किस कारण जमती है तांबे पर? तो वो बताना है आपको, संक्षारण की। ठीक है, ये तो चलो याद रहता है, लेकिन आप ये भूल जाते हो कि चांदी की परत पर कौन सी, चांदी के बर्तनों पर, सॉरी, चांदी के बर्तनों पर कौन सी परत चढ़ती है? तो काले रंग की चढ़ती है। और तांबे की जो बर्तन होते हैं उन पर कैसी परत जमती है? तो हरी परत जमती है। और जो लोहे के बर्तन होते हैं, या बर्तन नहीं है कोई भी चीज, तो उस पर जंग लगती है भूरे रंग की, ऐसी ब्राउन कलर। ओके, तो अब चलते हैं इनके हानियाँ। तो बच्चा, हानियाँ क्या होती हैं? इनकी मजबूती कम हो जाती है। मतलब कि आपने देखा होगा, जो रॉड होती है, रॉड पे अगर जंग लग जाएगी तो नॉर्मल, मतलब आप कहीं भी डाल दो उसको, 2-4 साल के लिए पड़ी रहे तो उसको आप हाथ से तोड़ सकते हो, इतनी नॉर्मल हो जाती है। तो मजबूती कम हो जाती है, धात धीरे धीरे कमजोर होकर टूटने लगती है। ढांचा कमजोर हो जाता है, मतलब उसका स्ट्रक्चर। जैसे पीपा आपने देखा है ना, उसमें जंग लग जाती है तो क्या होता है? धीरे धीरे वो टूटने लगता है। पुल, जैसे यहाँ पर हमने बेंच बनवा रखी है जो, उस पर हमने पेंट चढ़ा दिया है, तो नहीं जंग लगती। लेकिन जिस पर पेंट नहीं चढ़ा होता है, मतलब पेंट छूट जाती है जब कुछ दिनों बाद, या बच्चे जो है उसको अपने हाथ से जो है ऐसे ऐसे करते रहते हैं तो छूट जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है? जंग लग जाती है। ठीक है ना। पुल, भवन, रेल पटरियां आदि में दरारें गिरने का खतरा हो सकता है, ये उससे हानि हो। अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है कारण से। अर्थव्यवस्था से कैसे? जैसे मशीन और गाड़ियों उपकरणों की मरम्मत बदलने में बहुत पैसा खर्च होता है बच्चा। ट्रैक्टर जैसे आपने लिया, उसमें मोर्चा लग जाए, फिर मतलब वो साफ कराओगे, बहुत पैसा लगेगा। दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता है, जैसे कमजोर मशीन टूट जाते हैं, और जान माल का नुकसान हो सकता है। उपकरण जल्दी खराब हो जाते हैं, जल और खाद्य सामग्री क्षरण हो सकता है। जैसे जंग लगे पाइप से पानी दूषित, अब जंग लगी पाइप है और उसी में से आप पानी पी रहे हो, तो आप क्या करोगे? वही नुकसान करेगा ना वो। खराब डिब्बों से खाना भी खराब हो सकता है। अब इससे उपाय क्या होते हैं? तो जैसे कि लोहे के परत पर हम जो है हवा को और नमी से दूर रखते हैं। धातु को हवा और नमी से बचाता है, मतलब पेंट या रंग लगा करके। तेल या ग्रीस लगा करके मशीनों को जंग से बचाया जा सकता है। गैल्वेनाइजेशन से लोहे पर जस्ता की परत चढ़ा दे तो उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि गैल्वनीकरण किसे कहते हैं? तो लोहे की परत पर, ओ सॉरी, लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की परत चढ़ाना, वो गैल्वनीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। मिश्र धातु क्या होती है? तो जिसमें तो एलॉय बोलते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा तो धातु क्या होती है, एलॉय किसे कहते हैं? तो स्टेनलेस स्टील को एलॉय कहते हैं। सूखे स्थान पर रखना, मतलब कि सूख रख देते हैं, दूर रखेंगे। रासायनिक परत चढ़ाना, जैसे जैसे क्रोमेट और फास्फेट की परत को चढ़ा देते हैं, तो इससे भी बचाया जा सकता है संक्षारण। अब अगला क्वेश्चन जो विकृत गंधिता है, रेंसिडिटी। ठीक है, ये अभी पिछला यूपी बोर्ड में आया था, इंग्लिश मीडियम में था। ये रेंसिडिटी क्या होता है? तो देखो बच्चा, जो खाद्य पदार्थ, मतलब अचार वगैरह आप खाते हो, तो क्या होता है? ये गंध आने लगती है कुछ दिनों बाद, मतलब जब उसमें तेल या कुछ तेल युक्त पदार्थ नहीं होता। जब आप उसमें तेल नहीं डालोगे तो क्या होगा? वो खराब हो जाएगा, मतलब गंध आने लगेगी। तो गंध आने को, मतलब स्वाद वाले जो भी पदार्थ हैं, उनमें गंध होती है। इस गंध को, खराब होने को विकृत कहते हैं। खराब कहो चाहे विकृत कहो, विकृत होने को विकृत गंधिता कहते हैं, या खराब होने को विकृत गंधिता कहते हैं। आप सीधे सीधे परिभाषा इसकी पढ़ सकते हो। प्रत्येक खाद्य पदार्थ का एक विशिष्ट स्वाद स्वाद होता है, गंध होती है। गंध या सुगंध कह सकते हो, तो आप समझ जाओगे। गंध कहेंगे तो आप दुर्गंध समझ। गंध के दो अर्थ होते हैं, एक सुगंध, एक दुर्गंध। तो गंध मतलब सुगंध, यहाँ विशिष्ट स्वाद मतलब विशेष गंध। विशेष स्वाद या विशेष गंध दोनों के खराब होने को या विकृत होने को ही विकृत गंध से बचाव क्या होते हैं? तो इससे बचाव नॉर्मल से ही हवा रहित डिब्बों में संग्रह करें। मतलब पहले हमारे यहाँ जो जो कांच के होते थे ना, उसमें अचार रखा जाता, तो कांच के डिब्बों में बिल्कुल भी हवा नहीं जाती थी, वो आराम से रखे रहते थे। तब दादी जो है रखती थी। फिर इसमें है टीन या नाइट्रोजन गैस से पैकिंग करें। टीन या नाइट्रोजन गैस से पैकिंग करें। जैसे कि कोई नमकीन वगैन, जो चिप्स के पैकेट होते हैं, उसमें क्या होता है? नाइट्रोजन गैस भरी होती है उस पैकेट में। जब चिप्स के पैकेट खाते हो उसमें नाइट्रोजन। और जो हमारे टायर होते हैं एरोप्लेन की, इसमें कौन सी गैस भरी होती है? आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ठीक है। फिर एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं, जैसे BHA हो गया, BHT हो गया। ठंडी जगह पर रखते हैं, जैसे फ्रिज में खाना रख दो गर्मी के मौसम में, तो खराब नहीं होता। और वैसे गर्मियों के मौसम में क्या होता है? सुबह आप दाल बनाते हो, दोपहर में खराब हो जाती है, ठीक है ना।
प्रकाश और गर्मी से बचाएं, टेम्परेचर से नहीं। बीसीए और बीएचडी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो यहाँ पर आया था, तो इसकी फुल फॉर्म हमने सोचा बता दें आप लोगों को। ये होती है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी एनिसोल, और बीएचडी का होता है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूनि, ठीक है ना। तो अब जो है ये वाला समाप्त होता है, और आप लोग आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना होने पाए इसलिए जो है थोड़ा सा क्लास को स्पीड में बढ़ाया गया। आप अगर धीरे धीरे पढ़ना चाहते हो तो कोने में जा करके इसकी स्पीड को स्लो करना है, और अगर आपको समझ में आ रहा तो अच्छी बात है, आप लोग ऐसे ही पढ़ सकते हैं। अगला क्लास मतलब अगला चैप्टर फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो, आप लोगों को कमेंट करके बताना है। क्लास 10th का ही होगा, यूपी बोर्ड का ही होगा, और किसी क्लास का अभी नहीं पढ़ाया जाएगा। जब क्लास 10th की पूरी क्लासेस समाप्त हो जाए तब आपका क्लास 12th पढ़ाया जाएगा, बोर्ड एग्जाम पढ़ाया जाता है इस पे, और कुछ नहीं, ठीक है। तो आईजी कोचिंग क्लासेस लखीमपुर के लिए ऑफलाइन बैच आपको ज्वाइन करना है तो आप बच्चे इस क्लास पे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।